हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे को प्राइम नंबर्स। बेटा, को प्राइम नंबर्स को अगर अच्छे से समझना है तो हमें कॉमन फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी खोल लीजिए और क्वेश्चन लिखिए। व्हाट डू यू मीन बाई कॉमन फैक्टर्स। बेटा, इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से सीखते हैं। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल लिखिए। राइट कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 and 24। बेटा, ये जो वर्ड कॉमन मैथमेटिक्स में एग्जिस्ट करता है, इसका क्या मतलब होता है। देखो बेटा, कॉमन हमेशा दो या दो से अधिक नंबर्स के बीच में लिया जाता है। सिंगल नंबर में कॉमन पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए कॉमन फैक्टर्स दो या दो से अधिक नंबर्स के लिए पढ़ा जाता है। ठीक है बेटा, अब दो या दो से अधिक नंबर्स के बीच में कॉमन फैक्टर्स कैसे लिखे जाते हैं, इस प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले 18 एंड 24 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स लिख लीजिए। बेटा, किसी दिए हुए नंबर के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स कैसे लिखे जाते हैं, ये मैं बता चुका हूं। तो सबसे पहले वर्टिकल में काउंटिंग नंबर्स को लिख लीजिए, जितना आपकी मर्जी हो, जहां तक आपको लिखना हो। 1 में किस नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट 18 आ जाए, 18 का। 2 में किस नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट 18 आ जाए, 9 का। 3 में 6 का। 4 में पॉसिबल नहीं। 5 में पॉसिबल नहीं। 6 में 3 का। बेटा रुकिए, मैंने क्या कहा था कि अगर राइट साइड वाला नेचुरल नंबर लेफ्ट साइड वाले नेचुरल नंबर से छोटा आ जाए तो हम वहीं पर रुक जाएंगे, इस केस को रिजेक्ट कर देंगे। इस वे में सारे फैक्टर्स को लिख लेते हैं। तो ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 18 are 1, 2, 3, 6, 9 and 18। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम लोग 24 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स लिख लेते हैं। वर्टिकल में काउंटिंग नंबर्स को लिख लीजिए, जहां तक आपको लिखना हो। 1 में किस नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट 24 आ जाए, 24 का। 2 में 12 का। 3 में 8 का। 4 में 6 का। 5 में पॉसिबल नहीं। 6 में 4 का। बेटा रुकिए, राइट साइड वाला नेचुरल नंबर लेफ्ट साइड वाले नेचुरल नंबर से छोटा आ गया तो हम वहीं पर रुक जाएंगे, इस केस को रिजेक्ट कर देंगे। इस वे में सारे फैक्टर्स को नोट कर लेंगे। तो ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24। अच्छा बेटा, अब हम लोग 18 एंड 24 के कॉमन फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 24 आर। बेटा, इनमें जो फैक्टर्स कॉमन हैं उनको यहां पर लिखना रहेगा। चलिए बेटा,
अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स इनमें कॉमन हैं। 1 इस 1 के साथ कॉमन हो गया, 2 इस 2 के साथ कॉमन हो गया, 3 इस 3 के साथ कॉमन हो गया, 6 इस 6 के साथ कॉमन हो गया, 9 बेटा 9 यहां पर प्रेजेंट नहीं है इसलिए 9 कॉमन नहीं होगा, 18 बेटा 18 यहां पर प्रेजेंट नहीं है तो 18 भी कॉमन नहीं होगा। अच्छा बेटा, तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 24 आर 1, 2, 3 एंड 6। बेटा एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, 18 एंड 24 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? बहुत आसान है बेटा, कॉमन फैक्टर्स में से उस फैक्टर को आप नोटिस कीजिए जो सबसे बड़ा हो। 6 है सबसे बड़ा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 24 इज 6। बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को शॉर्टकट में HCF बोला जाता है। HCF ऑफ 18, 24 इज 6। बेटा HCF निकालने का एक ये भी तरीका है, लेकिन इतना अच्छा नहीं जितने अच्छे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हैं और सक्सीसिव डिवीजन मेथड हैं। बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और सक्सीसिव डिवीजन मेथड हम लोग क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, अब हेडिंग डालिए को प्राइम नंबर्स। ठीक है बेटा, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हेडिंग डालिए को प्राइम नंबर्स। बेटा को प्राइम नंबर्स को एक और नाम से जाना जाता है, रिलेटिवली प्राइम्स। पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं फिर अच्छे से समझ लेंगे। अ पेयर ऑफ टू नेचुरल नंबर्स having no common factor other than 1 means दो नेचुरल नंबर्स का पेयर जिनके बीच में 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर कॉमन ना हो। बेटा को प्राइम नंबर्स को एक और तरीके से डिफाइन किया जाता है, अ पेयर ऑफ टू नेचुरल नंबर्स हैविंग HCF is 1 मीन्स दो नेचुरल नंबर्स का पेयर जिनके बीच में HCF 1 हो।
बेटा को प्राइम नंबर्स को एग्जाम्पल्स की हेल्प से अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है बेटा, पहला एग्जाम्पल, मैंने दो नेचुरल नंबर्स का पेयर लिया 2,5। अब 2 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स लिख लेते हैं। बेटा किसी दिए हुए नंबर के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स कॉमन सेंस से भी लिखे जा सकते हैं। कैसे? ये 2 किन किन नेचुरल नंबर्स से डिविजिबल है? 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। इनके अलावा ये 2 किसी भी नेचुरल नंबर से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये 2 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स रहे। अब 5 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स लिख लेते हैं कॉमन सेंस से। ये 5 किन किन नेचुरल नंबर्स से डिविजिबल है? 1 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। इनके अलावा ये 5 किसी भी नेचुरल नंबर से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये 5 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स रहे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेफिनेशन, इनमें 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर कॉमन नजर आ रहा है? नहीं, इसलिए 2,5 एक को प्राइम पेयर कहलाएगा। बेटा इसको एक और तरीके से एक्सप्लेन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकेंड डेफिनेशन, 2,5 का HCF कितना होगा? बताइए बेटा। देखो इनमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? 1, वही 2,5 का HCF कहलाएगा। अभी थोड़ी देर पहले सीखा था कि दो नेचुरल नंबर्स का पेयर जिनके बीच में HCF 1 हो, वो दो नेचुरल नंबर्स का पेयर को प्राइम पेयर कहलाता है। सिमिलरली 2,5 का HCF कितना है? 1, इसलिए 2,5 एक को प्राइम पेयर होगा। ठीक है बेटा, अगला एग्जांपल 3,8। 3 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स लिखिए कॉमन सेंस से। 1,3। 8 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स लिखिए कॉमन सेंस से। तो 8 किन किन नेचुरल नंबर्स से डिविजिबल है? 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है। इनके अलावा ये 8 किसी भी नेचुरल नंबर से डिविजिबल नहीं है। ठीक है बेटा, इसलिए ये 8 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स रहे। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेफिनेशन, इनके बीच में 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर कॉमन नजर आ रहा है? नहीं, इसलिए 3,8 एक को प्राइम पेयर कहलाएगा। इन दोनों के बीच में HCF कितना है बेटा? 1। इनमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? 1, वही 3,8 का HCF होगा। अच्छा बेटा, अभी थोड़ी देर पहले सीखा था दो नेचुरल नंबर्स का पेयर जिनके बीच में HCF 1 हो, तो वो दोनों नेचुरल नंबर्स का पेयर को प्राइम पेयर कहलाता है। इसलिए 3,8 के बीच में HCF कितना है? 1, इसलिए 3,8 एक को प्राइम पेयर होगा। अगला एग्जांपल 18,7। 18 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स लिखिए कॉमन सेंस से। 1, 2, 3, 6, 9, 18 और 7 के 1,7। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेफिनेशन, इनमें 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर कॉमन नजर आ रहा है? नहीं, इसलिए 18,7 एक को प्राइम पेयर कहलाएगा। बेटा इन दोनों का HCF कितना है? 1। तो सेकेंड डेफिनेशन के हिसाब से भी ये 18,7 एक को प्राइम पेयर होगा। अगला एग्जांपल 4,25। 4 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स लिखिए कॉमन सेंस से। 1, 2,
4। 25 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स लिखिए कॉमन सेंस से, 1, 5, 25। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेफिनेशन इनमें 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर कॉमन नजर आ रहा है? नहीं, इसलिए 4, 25 एक को प्राइम पेयर कहलाएगा। इन दोनों का एचसीएफ कितना है? 1। तो बेटा अकॉर्डिंग टू सेकेंड डेफिनेशन 4, 25 एक को प्राइम पेयर कहलाएगा। ठीक है बेटा, अगला एग्जाम्पल 12, 35। 12 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स लिखिए बेटा, 1, 2, 3, 4, 6, 12। 35 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स लिखिए बेटा, 1, 5, 7, 35। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेफिनेशन इनमें 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर कॉमन नजर आ रहा है? नहीं, इसलिए 12, 35 एक को प्राइम पेयर कहलाएगा। इन दोनों का एचसीएफ कितना है बेटा? 1। अकॉर्डिंग टू सेकेंड डेफिनेशन 12, 35 एक को प्राइम पेयर होगा। ठीक है बेटा, एक और एग्जांपल कर लेते हैं बेटा। 12, 18। 12 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स लिखिए बेटा, 1, 2, 3, 4, 6, 12। 18 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स लिखिए बेटा, 1, 2, 3, 6, 9, 18। अच्छा बेटा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेफिनेशन इनमें 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर कॉमन नजर आ रहा है? हमको तो नजर आ रहे हैं बेटा, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 6 कॉमन है। बेटा इनमें 1 के अलावा 3 फैक्टर्स कॉमन नजर आ रहे हैं, इसलिए 12, 18 एक को प्राइम पेयर नहीं कहलाएगा। बेटा इन दोनों का एचसीएफ कितना है? एचसीएफ ऑफ 12, 18 इनमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? 6, तो वही 12, 18 का एचसीएफ कहलाएगा। अकॉर्डिंग टू सेकेंड डेफिनेशन 2 नेचुरल नंबर्स का पेयर जिनके बीच में एचसीएफ 1 हो तो वो दोनों नेचुरल नंबर्स का पेयर को प्राइम पेयर कहलाता है। ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ पे 12, 18 के बीच में एचसीएफ कितना है? 6, इसलिए 12, 18 को प्राइम पेयर नहीं कहलाएगा। ठीक है बेटा, सेकंड डेफिनेशन के हिसाब से भी मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा बेटा, अब एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लीजिए। पेयर ऑफ 2 consecutive natural numbers are always co-prime pair मीन्स बेटा ये कॉन्जिक्यूटिव मीन्स क्या होता है? लगातार। क्या है इसका मतलब? अगर हम 2 लगातार नेचुरल नंबर्स का पेयर बनाएं तो वो हमेशा को प्राइम पेयर कहलाता है। ठीक है बेटा, कई सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, ये सारे एग्जाम्पल आपके को प्राइम पेयर के होंगे। ठीक है बेटा,
आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। बेटा अगली हेडिंग डालिए, ट्विन प्राइम नंबर्स। पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है बेटा। अ पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर्स whose difference is 2 means दो प्राइम नंबर्स का पेयर जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो। बेटा ट्विन प्राइम नंबर्स को एग्जाम्पल्स की हेल्प से अच्छे से समझ लेते हैं। मैंने दो प्राइम नंबर्स का पेयर लिया 3,5, इनके बीच में 2 का डिफरेंस है, इसलिए ये ट्विन प्राइम नंबर्स का पेयर कहलाएगा। अगला एग्जाम्पल 5,7। बेटा दोनों प्राइम्स हैं, दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, इसलिए ये ट्विन प्राइम नंबर्स का पेयर कहलाएगा। अगला एग्जाम्पल 13,11। बेटा दोनों प्राइम्स हैं, दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, इसलिए ये ट्विन प्राइम नंबर्स का पेयर कहलाएगा। अगला एग्जाम्पल 19,17। बेटा दोनों प्राइम्स हैं, दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, इसलिए ये ट्विन प्राइम नंबर्स का पेयर कहलाएगा। अगला एग्जाम्पल 7,9। बेटा ध्यान दीजिए, इसमें 7 तो प्राइम है बट 9 प्राइम नहीं है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दो प्राइम नंबर्स का पेयर जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो। बेटा यहां पर ऐसा नहीं है, क्योंकि 7 तो प्राइम है लेकिन 9 प्राइम नहीं है, तो ये दो प्राइम नंबर्स का पेयर नहीं होगा, इसलिए ये ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं कहलाएगा। आई होप आपको ट्विन प्राइम नंबर्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अगली हेडिंग डालिए, प्राइम ट्रिपलेट। पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर अच्छे से समझ लेंगे। अ कलेक्शन ऑफ 3 consecutive प्राइम्स बेटा कॉन्जिक्यूटिव मीन्स होता है लगातार, डिफरिंग बाई 2। मीन्स 3 लगातार प्राइम्स का कलेक्शन जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो। बेटा प्राइम ट्रिपलेट को एग्जाम्पल की हेल्प से अच्छे से समझ लेते हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया 3 लगातार प्राइम्स का 3, 5, 7। बेटा 3, 5, 7 ये तीनों लगातार प्राइम्स का कलेक्शन है। कैसे? 3 के बाद नेक्स्ट जो प्राइम आता है वो 5, और 5 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम आता है वो 7। 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 5 और 7 के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो बेटा ये प्राइम ट्रिपलेट का परफेक्ट एग्जाम्पल है, ठीक है बेटा। अच्छा, अगर इसके अलावा आप कोई दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं तो अपनी कॉपी पे जरूर लिखिएगा, मुझे तो एक ही पता है। अच्छा बेटा, अब अगली हेडिंग डालिए होल नंबर्स, ठीक है बेटा। इसको पहले नोट कर लीजिए।
बेटा होल नंबर्स को कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा बेटा, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर अच्छे से समझ लेंगे। अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो means कैपिटल W इज इक्वल टू कर्ली ब्रेकेट 0 कैपिटल N कर्ली ब्रेकेट क्लोज। बेटा इसको नंबर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैपिटल W इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, डॉट 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 इंफिनिटी। बेटा होल नंबर्स का कलेक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर? बेटा सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है? इस होल नंबर्स के कलेक्शन को देखिए और पता कीजिए अपना आंसर। आंसर होगा 0। अच्छा बेटा एक दो ट्रू फॉल्स कर लेते हैं। ठीक है बेटा, पहला ट्रू फॉल्स, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ट्रू या फॉल्स बताइए बेटा। देखो नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन होल नंबर्स के कलेक्शन में समाया हुआ है, इसलिए प्रत्येक नेचुरल नंबर एक होल नंबर होगा। ये एकदम ट्रू लिखा हुआ है। बेटा आई होप आपको ये ट्रू फॉल्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला ट्रू फॉल्स, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। कोशिश करिए बेटा, बताइए इसका आंसर क्या होगा, ट्रू या फॉल्स। देखो बेटा नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन होल नंबर्स के अंदर समाया हुआ है, ना कि होल नंबर्स का कलेक्शन नेचुरल नंबर्स के अंदर। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स का एकदम गलत लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, आई होप आपको ट्रू फॉल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अब अगली हेडिंग डालिए इंटीजर्स। इसको पहले नोट कर लीजिए बेटा। बेटा इंटीजर्स को कैपिटल I या फिर कैपिटल Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। बेटा हमेशा की तरह पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर अच्छे से समझ लेंगे। अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स कॉमा जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स मीन्स कैपिटल I इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट नेगेटिव ऑफ कैपिटल N कॉमा 0 कॉमा कैपिटल N कर्ली ब्रैकेट क्लोज। बेटा अब इसको नंबर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैपिटल I इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट
माइनस ऑफ इन्फिनिटी कॉमा डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी कर्ली ब्रैकेट क्लोज। बेटा जनरली कर्ली ब्रैकेट के अंदर नंबर्स को लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखते हैं, ठीक है बेटा, ताकि अच्छे से समझ सकें। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये किस टाइप के इंटीजर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स को कैपिटल I माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है। बेटा ये किस टाइप के इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को कैपिटल I प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है। बेटा एक बात बताइए, 0 पॉजिटिव है या नेगेटिव? देखो बेटा 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, इसलिए नोट करके लिखिए 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है बेटा। अच्छा अब ये बताइए कि ये किस टाइप के इंटीजर्स हैं, बताइए बेटा, सोचिए फिर बताइए। ऐसे इंटीजर्स जो नेगेटिव नहीं हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या कहा, ऐसे इंटीजर्स जो नेगेटिव नहीं हैं। बेटा इसके लिए एक टेक्निकल वर्ड बोला जाता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और बेटा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को एक और नाम से जाना जाता है होल नंबर्स। बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स को एक और नाम से जाना जाता है नेचुरल नंबर्स। अच्छा बेटा अब इंटीजर्स के कलेक्शन को एक और फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैपिटल I इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट I माइनस कॉमा 0 कॉमा I प्लस। बेटा आप समझ पा रहे होंगे इस कलेक्शन को। इंटीजर्स के कलेक्शन को एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। कैपिटल I इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट I माइनस कॉमा कैपिटल W। बेटा इंटीजर्स के कलेक्शन को एक और फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैपिटल I इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट नेगेटिव ऑफ n कॉमा कैपिटल W। अच्छा बेटा अब हम लोग कुछ ट्रू फॉल्स कर लेते हैं, ठीक है बेटा। पहला ट्रू फॉल्स, every natural number is an integer। ट्रू या फॉल्स बताइए बेटा, सोचिए समझिए और इस ट्रू फॉल्स का आंसर दीजिए। तो देखो बेटा नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन इंटीजर्स के कलेक्शन में समाया हुआ है, इसलिए
प्रत्येक नेचुरल नंबर एक इंटीजर होगा, एकदम ट्रू लिखा हुआ है बेटा। अगला ट्रू फॉल्स, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, ट्रू या फॉल्स? बताइए बेटा। आई होप आप इस ट्रू फॉल्स का आंसर दे पा रहे होंगे। देखो, होल नंबर्स का कलेक्शन इंटीजर्स के कलेक्शन में समाया हुआ है, इसलिए प्रत्येक होल नंबर एक इंटीजर होगा, एकदम ट्रू लिखा हुआ है बेटा। अगला ट्रू फॉल्स, एवरी नेगेटिव इंटीजर is an integer, ट्रू या फॉल्स? बताइए बेटा। देखो, नेगेटिव इंटीजर्स का कलेक्शन इंटीजर्स के कलेक्शन में समाया हुआ है, इसलिए प्रत्येक नेगेटिव इंटीजर एक इंटीजर होगा, ये एकदम ट्रू लिखा हुआ है बेटा। अगला क्वेश्चन, एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर, ट्रू या फॉल्स? बताइए बेटा। देखो बेटा, नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन इंटीजर्स के कलेक्शन में समाया हुआ है, ना कि इंटीजर्स का कलेक्शन नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन में। इसलिए फोर्थ वाला ट्रू फॉल्स एकदम गलत लिखा हुआ है। आई होप आप इस कलेक्शन के फॉर्म से अच्छे से समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ट्रू या फॉल्स? बेटा देखो, होल नंबर्स का कलेक्शन इंटीजर्स के कलेक्शन में समाया हुआ है, ना कि इंटीजर्स का कलेक्शन होल नंबर्स के कलेक्शन में। इसलिए फिफ्थ क्वेश्चन एकदम गलत लिखा हुआ है, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन, एवरी इंटीजर इज अ नेगेटिव इंटीजर। बेटा इस क्वेश्चन को आप खुद कीजिएगा, ठीक है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या होगा। आई होप हमें आपसे एकदम यकीन है कि आप इसको कर ले जाएंगे। ठीक है बेटा, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अगली हेडिंग डालिए इवन इंटीजर्स। ठीक है बेटा। इवन इंटीजर्स, बेटा पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद समझ लेंगे। अ कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स which are exactly divisible by 2
ऐसे इंटीजर्स का कलेक्शन जो 2 से डिविजिबल हो। बेटा इवन इंटीजर्स का कलेक्शन तैयार करने से पहले हमें इंटीजर्स का कलेक्शन तैयार करना होगा ताकि अच्छे से समझ सकें। माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। अच्छा बेटा अब हम लोग इवन इंटीजर्स का कलेक्शन तैयार कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन -4 2 से डिविजिबल है, इसलिए -4 इवन इंटीजर्स के कलेक्शन में शामिल होगा। -3 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए -3 इवन इंटीजर्स के कलेक्शन में शामिल नहीं होगा। -2 2 से डिविजिबल है, -1 2 से डिविजिबल नहीं है, 0 2 से डिविजिबल है, 1 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 2 से डिविजिबल है, 3 2 से डिविजिबल नहीं है, 4 2 से डिविजिबल है, और ऐसे करके इनफाइनाइटली मैनी इवन इंटीजर्स होंगे। क्योंकि बेटा इंटीजर्स इनफाइनाइटली मैनी होते हैं तो इवन इंटीजर्स भी इनफाइनाइटली मैनी होंगे। आई होप आपको इवन इंटीजर्स का कलेक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं बेटा। जनरल फॉर्म ऑफ इवन इंटीजर्स इक्वल टू 2k, where k belongs to इंटीजर। बेटा इस सिंबल का नाम बिलोंग्स टू होता है। बेटा एक इंपॉर्टेंट बात, इवन इंटीजर्स के जनरल फॉर्म इसके अलावा कई सारे हो सकते हैं। हो सकता कोई बच्चा इवन इंटीजर्स का जनरल फॉर्म 2k में +2 लिखे, या 2k में -2 लिखे, या 2k में +4 लिखे, या 2k -4 लिखे। ऐसे करके इवन इंटीजर्स के जनरल फॉर्म इसके अलावा कई सारे हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में हम लोग इवन इंटीजर्स का जनरल फॉर्म 2k यूज करते हैं। ठीक है बेटा, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग इस स्टेटमेंट को समझ लेते हैं कि ये क्या लिखा है। जनरल फॉर्म एक इवन इंटीजर्स का ऐसा फॉर्म होता है जो दुनिया भर के सारे इवन इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करे। ठीक है बेटा। अच्छा अब हम लोग ये क्या लिखा हुआ है इसके बारे में समझ लेते हैं। जब भी k की प्लेस पर वैल्यूज पुट करेंगे तो उन कीज को इंटीजर्स के कलेक्शन से पिक करना होगा। जैसे मैंने इंटीजर्स के कलेक्शन से 0 को पिक किया और इस k की प्लेस पे पुट कर दिया, रिजल्ट के तौर पे हमको मिला 0। फिर मैंने इंटीजर्स के कलेक्शन से -1 पिक किया और इस k की प्लेस पे पुट कर दिया, रिजल्ट के तौर पे हमको मिला -2। फिर मैंने इंटीजर्स के कलेक्शन से -2 पिक किया और इस k की प्लेस पे पुट कर दिया बेटा, रिजल्ट के तौर पे -4 मिला। बेटा आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा बेटा अब हमने इंटीजर्स के कलेक्शन से 1 को पिक किया और इस 1 को इस k की प्लेस पे पुट कर दिया, रिजल्ट के तौर पे मिला 2। फिर मैंने इंटीजर्स के कलेक्शन से 2 को पिक किया और इस k की प्लेस पे पुट कर दिया, रिजल्ट के तौर पे 4 मिला। बेटा आप समझ पा रहे होंगे। जब हम लोग इंटीजर्स के कलेक्शन से बारी बारी से k को पिक करते हैं
और इसके की प्लेस पे पुट करते हैं तो हमें दुनिया भर के इवन इंटीजर्स का कलेक्शन मिल रहा। बेटा आई होप आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। इसलिए जनरल फॉर्म इवन इंटीजर्स का एक ऐसा फॉर्म होता है जो दुनिया भर के सारे इवन इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करे। ठीक है बेटा, अब अगली हेडिंग डालिए ऑड इंटीजर्स। पहले इसको नोट कर लीजिए बेटा। odd integers, a collection of all integers which are not even, means ऐसे इंटीजर्स का कलेक्शन जो इवन नहीं है। बेटा ऑड इंटीजर्स का कलेक्शन तैयार करने से पहले हमें इंटीजर्स का कलेक्शन तैयार करना होगा ताकि अच्छे से समझ सकें। माइनस इंफिनिटी डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी। अच्छा बेटा, अब हम लोग ऑड इंटीजर्स का कलेक्शन तैयार कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनीशन -4 इवन है, इसलिए -4 ऑड इंटीजर्स के कलेक्शन में शामिल नहीं होगा। -3 इवन नहीं है, इसलिए -3 ऑड इंटीजर्स के कलेक्शन में शामिल होगा। -2 इवन है, -1 इवन नहीं है, 0 इवन है, 1 इवन नहीं है, 2 इवन है, 3 इवन नहीं है, 4 इवन है, 5 इवन नहीं है। बेटा ऐसे करके इनफाइनाइटली मैनी ऑड इंटीजर्स होते हैं, क्योंकि अगर इंटीजर्स इनफाइनाइटली मैनी होते हैं तो ऑड इंटीजर्स भी इनफाइनाइटली मैनी होंगे। अच्छा बेटा, आप ऑड इंटीजर्स का कलेक्शन अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं बेटा। जनरल फॉर्म ऑफ ऑड इंटीजर्स इक्वल टू 2k - 1 और 2k + 1 where k belongs to integer। बेटा ऑड इंटीजर्स का जनरल फॉर्म या तो आप इसको लिख सकते हैं या फिर आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम लोग इस स्टेटमेंट को समझ लेते हैं बेटा। जनरल फॉर्म एक ऑड इंटीजर्स का ऐसा फॉर्म होता है जो दुनिया भर के ऑड इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करे। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं, ये क्या है। बेटा मैंने इस फॉर्म को सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है बेटा, आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जब भी हम k की प्लेस पर वैल्यूज को पुट करेंगे तो उन कीज को इंटीजर्स के कलेक्शन से पिक करना होगा। जैसे मैंने इंटीजर्स के कलेक्शन से 0 पिक किया और इस 0 को इस k की प्लेस पे पुट कर दिया। रिजल्ट के तौर पर मिला -1। फिर मैंने इंटीजर्स के कलेक्शन से -1 पिक किया
और इस -1 को इस k की प्लेस पे पुट कर दिया। रिजल्ट के तौर पर मिला -3। फिर मैंने इंटीजर्स के कलेक्शन से -2 को पिक किया और इस -2 को इस k की प्लेस पर पुट कर दिया। रिजल्ट के तौर पे मिला -5। बेटा आप समझ पा रहे होंगे। फिर मैंने k की प्लेस पर फिर मैंने इंटीजर्स के कलेक्शन से 1 को पिक किया और उस 1 को इस k की प्लेस पर पुट कर दिया। रिजल्ट के तौर पे हमको मिला 1। फिर मैंने इंटीजर्स के कलेक्शन से 2 को पिक किया और इस 2 को इस k की प्लेस पर पुट कर दिया। रिजल्ट के तौर पे हमको 3 मिला। बेटा आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अच्छा बेटा, जब भी हम बारी बारी से k को इंटीजर्स के कलेक्शन से पिक कर रहे हैं और इस जनरल फॉर्म में k की प्लेस पे पुट कर रहे हैं, तो हमें दुनिया भर के ऑड इंटीजर्स का कलेक्शन मिल रहा है। बेटा आप मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। बेटा अगली हेडिंग डालिए, सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू नंबर्स। बेटा 2 रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बनाइए। पहले वाले बॉक्स में लिखिए नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को एक और नाम से जाना जाता है पॉजिटिव इंटीजर्स। और दूसरे बॉक्स में लिखिए इंटीजर्स। अच्छा बेटा ये बताइए, अगर हमें 2 लगातार नेचुरल नंबर्स को लेट करना हो तो कैसे लेट करेंगे? देखो बेटा, लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, तो तरीका है k, k में +1 वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। बेटा इनके साथ ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या है इसका मतलब? जब जब हम लोग k की प्लेस पर वैल्यूज पुट करेंगे तो उन केस को नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन से पिक करना होगा बेटा। अच्छा, अगर हमें 3 लगातार नेचुरल नंबर्स को लेट करना हो तो कैसे लेट करेंगे? लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, तो तरीका है बेटा k, k में +1, k में +2 वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। बेटा इनके साथ ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा। अच्छा अब ये बताइए कि अगर हमें 2 लगातार इंटीजर्स को लेट करना हो तो कैसे लेट करेंगे? देखो बेटा, लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, तो तरीका है बेटा k, k में +1 वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर्स। बेटा इनके साथ ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक और बात बेटा, जब भी हम लोग 2 लगातार इंटीजर्स को लेट करेंगे तो इसके अलावा और भी तरीके हो सकते हैं
जिनमें से मैं एक और लिख रहा हूं, k-1 कॉमा k where k belongs to integers। बेटा इन तरीकों में से किसी एक तरीके को आप यूज कर सकते हैं जब भी आपको दो लगातार इंटीजर्स को लेट करना हो। ठीक है बेटा। अच्छा, अगर तीन लगातार इंटीजर्स को लेट करना हो तो कैसे लेट करेंगे? लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। तो तरीका है बेटा k कॉमा k में +1 कॉमा k में +2 वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर्स। बेटा इसके अलावा और भी तरीके हो सकते हैं, k-1 कॉमा k में +1 वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर्स। बेटा अगर हमसे कोई पूछे कि इन तरीकों में से कौन सा तरीका बेस्ट है तो मैं आपको ये बताऊंगा। बेटा क्यों और कैसे? तो ये जब हम लोग इनके बेसिस पर क्वेश्चंस करते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बेटा, इसलिए अभी सिर्फ आपको रिमेंबर करना है या समझना है सिर्फ। ठीक है, जब क्वेश्चंस हम लोग इनके बेसिस पे करेंगे तब आपको समझ में आएगा इन कंडीशंस का मतलब और इनमें ये तरीका ही क्यों बेस्ट है। ठीक है बेटा, अब इसको नोट कर लीजिए। और अगली हेडिंग डालिए फ्रैक्शंस। बेटा फ्रैक्शंस को मेनली 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया है, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस। बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन का फॉर्म a/b होता है जहां पर एक ही समय में a b से छोटा होता है एंड a, b दोनों ही नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन से पिक करने होते हैं। बेटा ध्यान दीजिए, जब भी हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल लिखेंगे तो इन दो कंडीशंस को एक ही समय में अप्लाई करना रहेगा। अच्छा बेटा, अब हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शंस को एग्जाम्पल्स की हेल्प से अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है बेटा, पहला एग्जाम्पल, मैंने a और b को नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन से कुछ इस तरीके से पिक किया कि a b से छोटा हो। तो a को मैंने 3 पिक किया, b को मैंने 4 पिक किया। बेटा दोनों ही नेचुरल नंबर्स हैं जहां पर a b से छोटा है। अब इन a और b की वैल्यूज को इस प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में पुट कर दिया और रिजल्ट के तौर पर हमको प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल मिल गया। अगला एग्जाम्पल 7/9, अगला एग्जाम्पल 13/25, ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को समझ लेते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का फॉर्म भी a/b होता है जहां पर एक ही समय में a या तो b से बड़ा होता है या फिर बराबर एंड a, b दोनों ही नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन से पिक करने होते हैं। बेटा अब हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझ लेते हैं। ठीक है बेटा, पहला एग्जाम्पल 4/3, अगला 9/7,
अगला 25/13, अगला बेटा ध्यान दीजिए 5/5। बेटा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है क्योंकि a b के बराबर हो सकता है। ठीक है बेटा, और ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। बेटा अब हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शंस को समझ लेते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन का फॉर्म p होल a/b होता है, जहां पर एक ही समय में a b से छोटा होता है एंड p, a, b ये तीनों नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन से पिक करने होते हैं। बेटा अब हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शंस को एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझ लेते हैं। ठीक है बेटा, पहला एग्जाम्पल 1 होल 1/4, अगला एग्जाम्पल 2 होल 3/5, अगला एग्जाम्पल 7 होल 9/13। ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा एक नोट करके लिखिए, p होल a/b बराबर होता है p में प्लस a/b के। बेटा इस फार्मूले को वेरीफाई कर लेते हैं। तो इनमें से कोई एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मैंने ये वाला ले लिया 2 होल 3/5। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला इसको हम लिख सकते हैं 2 में प्लस 3/5। ठीक है बेटा, अच्छा अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो सिंप्लीफाई करके आएगा 5 2 10 में प्लस 3 13/5। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो 2 के अपॉन में होगा 1, फिर इनका एलसीएम आएगा 5, 1 5 5 2 10 में प्लस 5 1 1 इंटू 3 3, तो ये सिंप्लीफाई होके आ गया बेटा 13/5। बेटा जब इसको सिंप्लीफाई किया तो रिजल्ट 13/5 आ रहा, और जब इसको सिंप्लीफाई किया तो रिजल्ट 13/5 यहां पर भी आ रहा। इसका मतलब ये इसके बराबर होता है, तो ये आपका फार्मूला वेरीफाई हो चुका है। अच्छा बेटा इसको नोट कर लीजिए, फिर अगली हेडिंग डालिए नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है बेटा, नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शंस। बेटा नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शंस को भी मेनली 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। नेगेटिव ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, नेगेटिव ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस and negative of mixed fractions। बेटा नेगेटिव ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन का फॉर्म नेगेटिव ऑफ a/b होता है, जहां पर एक ही समय में a b से छोटा होता है एंड a, b दोनों ही नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन से पिक करने होते हैं। बेटा अब हम लोग नेगेटिव ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस के एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। नेगेटिव ऑफ 3/4, अगला नेगेटिव ऑफ 7/9, अगला नेगेटिव ऑफ 13/25। ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। बेटा अब हम लोग नेगेटिव ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को समझ लेते हैं। नेगेटिव ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का फॉर्म भी नेगेटिव ऑफ a/b होता है, जहां पर एक ही समय में a या तो b से बड़ा हो या फिर बराबर, एंड a, b दोनों ही नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन से पिक करने होते हैं।
अच्छा बेटा, अब हम लोग नेगेटिव ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। नेगेटिव ऑफ 4/3, कॉमा नेगेटिव ऑफ 9/7, कॉमा नेगेटिव ऑफ 25/13, कॉमा नेगेटिव ऑफ 5/5। बेटा ये वाला एग्जाम्पल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का है, क्योंकि a b के बराबर हो सकता है बेटा। और ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग लिख सकते हैं। नेगेटिव ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शंस को समझ लेते हैं बेटा। नेगेटिव ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन का फॉर्म नेगेटिव ऑफ p होल a/b होता है, जहां पर एक ही समय में a b से छोटा होता है एंड p, a, b ये तीनों नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन से पिक करने होते हैं। अच्छा बेटा, अब हम लोग नेगेटिव ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शंस के एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। बेटा नेगेटिव ऑफ 1 होल 1/5, अगला एग्जाम्पल नेगेटिव ऑफ 3 होल 2/7, अगला एग्जाम्पल नेगेटिव ऑफ 7 होल 2/9। ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। बेटा एक नोट करके लिखिए, नेगेटिव ऑफ p होल a/b बराबर होता है नेगेटिव ऑफ p माइनस a/b। बेटा इसको वेरीफाई कर लेते हैं, ये वाला एग्जाम्पल लेके इसको वेरीफाई कर लेते हैं। नेगेटिव ऑफ 3 होल 2/7, इसको हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। नेगेटिव ऑफ 3 में माइनस 2/7। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7 3 या 21, 21 में प्लस 2 23, तो यह आ जाएगा 23/7 और सिंप्लीफाई होकर आएगा -23/7। बेटा अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख दिया। अब एलसीएम लिया तो एलसीएम 7 आ गया। 1 7 जा 7 3 जा तो माइनस का 21, नेगेटिव 7 1 जा 1 2 जा 2, तो ये बेटा सिंप्लीफाई होकर आ गया -23/7। बेटा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो इसका सिंप्लीफाई आया -23/7, और जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो बेटा इसका रिजल्ट आया -23/7। ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर होंगे, इसलिए ये फार्मूला वेरीफाइड हो चुका है। ठीक है बेटा, आई होप आपको नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेटा आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। टाटा बाय बाय।